पहला तो उसका ड्रीम होना चाहिए। जिस तरीके से फिजिक्स स्ट्रांग हुई आपकी, उसी तरीके से केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि आप समय से आगे चल रहे हैं। तो पॉइंट केवल इतना है कि एक तो आप ये समझ लीजिए अच्छे से कि टाइम जो एक्यूरेसी और स्पीड है, ये दोनों कोरिलेटेड है। मतलब मैं हरदम बोलता हूँ कि स्पीड नाम की कोई चीज ही नहीं होती जब तक जेनेटिकली आप स्लो नहीं। जैसे कुछ बच्चे जेनेटिकली स्लो होते हैं, जेनेटिकली मतलब वो इच्छा ही नहीं होती उनकी तेज काम करने की। ऐसी बहुत कम कैटेगरी है बच्चों, मतलब अगर 100 बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सबकी इच्छा होती है को तेज लिखें, तो उन 2 बच्चों को छोड़ देते हैं अपन 98 की बात करते हैं कि जो ठीक ठाक स्पीड से लिखते हैं। तो अगर मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक स्पीड से लिखते हैं, इनके लिए स्पीड नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, सारा दारोमदार है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और उनका एप्लीकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं बच्चों को कई बार क्लास में बोलता हूँ कि भाई वो स्पीड पे बोल सर मेरी स्पीड कम थी तो मैं कम अटेम्प्ट कर पाया। मैंने उनको बोला कि तुम क्या वेट करते हो क्या कि प्रॉब्लम का आंसर आ गया फिर तुम 3 मिनट घड़ी में देखते हो कि नहीं नहीं भाई 3 मिनट अलॉटेड है, तो अगर मैंने इसको 60 सेकंड में आंसर कर दिया, 1 मिनट में आंसर कर दिया, तो 2 मिनट में आराम करूंगा, कोई नहीं रुकेगा, वो अगले प्रॉब्लम की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी इन डेप्थ आपकी प्रिपरेशन होगी, जितना आपका बड़ा डाटाबेस होगा, जितना आपका ज्यादा एक्सपोजर होगा अपने सब्जेक्ट के लिए या उस एग्जाम के लिए, उतनी स्पीड। बोला ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो काम करते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है, उनकी स्पीड अगर x है तो वो 1.2 1.25x तक अपनी स्पीड को बढ़ाए। मतलब कोशिश करके 3 महीने में 4 महीने में अभ्यास करके कोशिश करके स्पीड को 20% 25% बढ़ाने की कोशिश करें। और बाकी के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि स्पीड नाम की कोई चीज नहीं होती, सारा दारोमदार आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर है। अब जैसे क्वेश्चंस का एक्सपोजर ज्यादा है, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर स्पीड की ज्यादा मारामारी होती है, वहां पर काफी सुनने में आता है कि नहीं भाई स्पीड और होती तो कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वहां पर एक्सपोजर ऑफ क्वेश्चन है। मेंस में अगर आप देखें और सर लोगों से हम बात करते हैं जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो बोलते हैं कि 80-85% क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस देखे हुए आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर डाटाबेस आपका बड़ा तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। और एडवांस में तो स्पीड वाला फैक्टर ही नहीं है बच्चों, एडवांस में तो स्पीड नाम की चिड़िया एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पर तो सारा दारोमदार आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट और एक्सपोजर टू क्वेश्चन। बाकी मैंने बताया ना कि 2% बच्चे हैं जो कन्वेंशनली स्लो लिखते हैं, वो थोड़ा स्पीड अप ही बढ़ा सकते हैं। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक ही सिक्के के दो। यस सर, एग्जैक्टली सर। मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करें और कंसेप्ट्स क्लियर रहे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पढ़ने में कम टाइम लगेगा एंड बिल्कुल स्पीड बढ़ेगी। एग्जैक्टली सर। तो सर एक काफी बड़ा डाउट रहता है बच्चों के मन में कि लाइक 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो जो कोचिंग जा रहे हैं एंड एक दूसरे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सर कोचिंग जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको आप क्या बुक्स रिकमेंड करोगे पर्टिकुलरली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि वो सॉल्व कर सकते हैं और लाइक वो सफिशिएंट हो मेंस के लिए एंड देन एडवांस के लिए? और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ ऐसी बुक्स जो वो थ्योरी के लिए यूज कर सकते हैं फॉर अ बेटर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स। तो एक तो एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो मस्ट बुक है फॉर बोथ कैटेगरीज। दूसरा, अगर जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो जिस भी कोचिंग में है वहां पर उनको थ्योरी का सफिशिएंट मैटर मिलता है, इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मिलती हो। एक तो अपने कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई करें, वहां पर जो अपने को जो भी पैकेजेस मिल रहे हैं उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने इस पे थोड़ा स्ट्रेस किया है कि कोई भी मैटर आपके पास है उसको अगर आपने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक करना चाह रहे हैं तो मेरी समझ से केवल एक बुक सफिशिएंट है, नीरज कुमार एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो भी रिसेंट बुक है उसमें मेंस और एडवांस दोनों लेवल है, तो आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं और वो अच्छे कैटेगरी की कोचिंग है, उन्होंने अपना मैटर इवॉल्व कर लिया होगा और उनका मैटर इतना सफिशिएंट, क्योंकि आप जो कोचिंग के टीचर्स हैं उससे भी कनेक्टेड रहेंगे, जो साइंटिफिकली डिजाइन होगा वो जो पूरा का पूरा पैकेज है। अगर आप केवल उसी पर फोकस करें, एक तो केमिस्ट्री में मैटर कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि भाई ठीक है इतने मैटर से अपना काम हो जाएगा, ताकि बाकी सब्जेक्ट्स पर अपन ध्यान दे सकें। और अगर आप एक बुक लेना ही चाह रहे हैं तो मेंस और एडवांस दोनों के लिए आप नीरज कुमार प्रेफर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा रहे और उनको थ्योरी की बुक अगर चाहिए तो मैं फिजिकल के करूंगा। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है डॉक्टर प्रभात कुमार की, तो वो थ्योरी के लिए अच्छी बुक है। और अगर
अगर सेल्फ स्टडी करनी है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आरसी मुखर्जी एक बहुत ही बेहतर बुक है, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशंस लिखे गए हैं वो सर ने खुद लिखे हैं, क्योंकि मैंने उनसे इंटरेक्ट किया है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है और सर ने खुद वो सॉल्यूशंस लिखे हैं। उसमें सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि मैंने भी उसी से पढ़ाई की है, तो आप मान सकते हैं एक बाइसिंग है कि खूबसूरत बात ये है कि अगर चैप्टर 9 में चैप्टर 1 का कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उन्होंने सोल्यूशन में उसको मेंशन किया है कि भाई चैप्टर 1 का ये कॉन्सेप्ट या ये पॉइंट अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्या रिकॉलिंग भी होती है और अपना एक रिवीजन भी होता है उस कॉन्सेप्ट। ओके एंड सर मैं यहाँ चाहूंगा कि आपकी भी एक बुक है चेक योर केमिस्ट्री, जिसके बारे में आप स्टूडेंट्स को बताएं, लाइक वो भी काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद आपने कपिल सर ने उसको लिखा है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को। उस बुक की एक छोटी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है कि 2013 में जब दो बच्चे अपने पास आए तो उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 2011 से। आनंद बुरास्कर और प्रांजल खरे, आनंद की 3rd थी और प्रांजल की 10th थी, और वो बैच एक्सेप्शनल था, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है 12th में टॉप 500 में आए थे। तो वो इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका ग्रुप इतना अच्छा था कि उन्होंने सारा मैटर कर लिया था। 2011 से ही वो मैटर करते चले आ रहे थे, जो भी कन्वेंशनली सेट मैटर होता है। तो हम लोगों के पास दिक्कत आ गई, हमको क्या दिया जाए, ठीक है, तो प्रेशर आ गया। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तो फिर अपन ने बुक्स जो पढ़ी रहते हैं, हम लोग ऑलरेडी फॉरेन बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो हमने सोचा कि नहीं चलो अपन क्वेश्चंस बनाते हैं। तो 2011 से लेकर 2016 तक जब वो बुक आई थी, हम लोग लगातार क्वेश्चंस फ्रेम अप करते। तो फिर जाके 2016 में हम लोगों को लगा कि ये जो मैटर है उसमें एक रैंक और निकल चुकी थी 2015 में जनक अग्रवाल की। तो मैंने पेन ड्राइव में पूरा मैटर जनक को दे दिया था, ये पब्लिश होने के पहले की बात है। मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि ये जो है इसमें एरर्स जो है, तो स्क्रीनिंग इतनी नहीं हुई थी उसकी, टाइप करने में एरर्स आ गई थी, या हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो सकता है सॉल्व करते समय कोई गलती हो गई हो। तो उसने 50-60 मिस्टेक्स बताई थी कि देखो इस बुक में इतनी, फिजिकल का पार्ट में बता रहा हूँ। तो फिर वो मुझे पेन ड्राइव वापस देके चला गया। जब उसका सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों को लगा कि ये जो मैटर, उसने काफी अप्रिशिएट किया था उस मैटर को, उसको लगा कि काफी सीक्वेंस्ड है। जैसे अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको ऐसा लगेगा क्लास में आपको पढ़ाया जाए, क्लास में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि हम लोगों ने अपने कोचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको लिखा था, मैंने और कपिल सर ने। तो रिकमेंड अपन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हमारे बुक से बेहतर एस्टेब्लिश कोई बुक है जो उसी लेवल पर है, उससे बेहतर लेवल पर अभी है, तो उसको रिकमेंड करना हमारा कर्तव्य है। जैसे मैंने नीरज कुमार की जो बात की, तो वो एक अच्छी बुक है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नीरज कुमार की बात करते हैं। अदरवाइज चेक योर केमिस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। फुल्ली सॉल्व्ड है वो, और काफी सीक्वेंस में लिखा गया है। जैसे कपिल सर ने बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को, सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए लिखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम दोनों ने मिलकर लिखा है, तो एक बुक हो सकती है वो। लेकिन अभी जो मैंने बुक्स रिकमेंड की, पहले उनको प्रायोरिटी पे रखें, और इसका मेन पर्पस चेक योर केमिस्ट्री का रिवीजन। जैसे आप अगर लेवल नेक्स्ट जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको करने हैं, या जल्दी से एक चैप्टर को चाहिए एडवांस, तो चेक योर केमिस्ट्री एक बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों को कि कपिल सर के साथ भी हमने एक इंटरव्यू लिया था, तो जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। एंड कपिल सर ने भी काफी मेहनत किया तो बुक क्रिएट किया। तो अगर एडवांस के लिए बेटर एक्सपोजर चाह रहे हैं तो बिल्कुल मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी क्या 5 क्वालिटीज सर आप किसी भी एस्पिरेंट्स में देखते हैं जो कि होनी चाहिए टू गेट सिलेक्टेड विद अ बेटर रैंक इन जेईई और इन नीट? पहला तो उसका ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। कई बार जो ड्रीम्स हैं वो बारोड होते हैं, वो बारोड है या उसने खुद देखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका ड्रीम होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का ड्रीम नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है शुरू में पेरेंट्स एक्सपोजर दें कि आपको आईआईटी में जाना चाहिए, लेकिन उसका ड्रीम बन जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका वो ड्रीम नहीं बनेगा, आपका सपना नहीं बनेगा, तो आप इतना लॉन्ग स्पैन ऑफ प्रिपरेशन नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आप जो है लड़खड़ा जाएंगे, कहीं ना कहीं अपन फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अपन बोर हो सकते हैं। तो सपना किसी ने भी दिया हो, पड़ोसी के घर में कोई सिलेक्शन हो गया हो, वहां से कोई सपना आया हो कि भाई अपन भी करें, आपके पेरेंट्स आपको ड्रीम दे सकते हैं, लेकिन ड्रीमर आपको बनना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। आप एक बार सेट कर लीजिए कि भाई ठीक है, अपने को ये मेरा टेस्टेड मेथड है, इससे मैंने चैप्टर 1 को अच्छे से किया है, इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए मैंने
एक सर्टेन सब्जेक्ट में चैप्टर 1 को बहुत मजबूत कर लिया है, तो चैप्टर 2 में डुप्लीकेशन, मैं इसको डुप्लीकेशन बोलता हूँ। आप नहीं लगाना है भाई, चैप्टर 1 अगर उस मेहनत उस तरीके से आपका स्ट्रांग हो गया, चैप्टर 2 भी उसी तरीके से स्ट्रांग होगा, चैप्टर 3 भी उसी तरीके से स्ट्रांग। कई बार क्या होता है, मैं इंटर सब्जेक्ट भी बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से फिजिक्स स्ट्रांग हुई आपकी, उसी तरीके से केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो सकती है। उसमें नेम बदल सकते हैं, मतलब प्रोसेस नहीं बदले। जैसे अगर आपकी केमिस्ट्री कुछ लोग बोलते हैं वीक है, तो मैं बोलता हूँ फिजिक्स तुम्हारी क्यों स्ट्रांग है, तो बोलते नहीं नहीं मैं तो मुझे 9th में मजा आता था। मैं उनको कई बार रिकमेंड मैंने किया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी किया था मैंने, कि मैंने उनको 9th से पढ़ना बोला कि 9th से दोबारा पढ़ो। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 9th और 10th की है ना, उनको दोबारा पढ़ के कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा। तो आप उसी का डुप्लीकेशन करो भाई। आपको फिजिक्स में अच्छा लगना शुरू हुआ 9th से, तो अपन चलो बैक टू पास चलते हैं, तो वहां पर 9 to 9 तो 11th का बच्चा है, उसको 9 10th की टेक्स्ट बुक पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो डुप्लीकेशन सेकंड पॉइंट है कि जिस प्रोसेस से आपको एक सब्जेक्ट में या एक चैप्टर में सक्सेस मिली है, उसी का डुप्लीकेशन करें। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि आप पॉजिटिव रहें, मतलब स्टे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहने का क्या तरीका है, जैसे हो सकता है कि जैसे आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, अब तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली जो आपको मोटिवेट दे, या भगवान की प्रार्थना कर ली। कई बार आपने देखा होगा कि अगर अपन प्रेयर कर लेते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं। प्रेयर का यही इंपॉर्टेंस है कि अपन थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन का ड्यूरेशन लॉन्ग है। तो अपने को डेली ऐसा कुछ करना है, ऐसे लोगों से बात करनी है, या अपने प्रिपरेशन में ऐसी चीजों को डालना है जिससे अपन पॉजिटिव रहे। या किसी पर्सन से बात कर सकते हैं, फैमिली में किसी से बात कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो, इसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव ना हो, लेकिन वो मेंटली पॉजिटिव हो। उससे बात करके लगे कि यार ये कई सारे लोग मैं अभी एक बच्चे से बात कर रहा था, मैं बता दूं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कैंपस में था और उस बच्चे के जो अपना फेव अटेम्प्ट है, फरवरी वाला अटेम्प्ट है, उसमें 99 प्लस परसेंटाइल था, मतलब उसके 200 प्लस मार्क्स थे। और उसकी सिस्टर जो है जीएसआईटीएस में पढ़ती है। तो वो उसने मुझसे, मैंने उसको पढ़ाया नहीं था, जस्ट इंटरेक्शन कर रहा था मैं। तो उसने उस इंटरेक्शन में मुझसे कम से कम 3 से 4 बार पूछा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एडवांस में। और मैं उसको समझा रहा था, एक सर और थे, कि यार जिसके 200 प्लस होते हैं उसके बहुत फेयर चांसेस होते हैं कि वो जे एडवांस में अच्छी रैंक लाए। लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा था। तो मैंने उससे उल्टा पूछ लिया, भाई तू कन्विंस क्यों नहीं हो रहा है इस बात को लेकर? उसने बोला उसकी सिस्टर ने बोला है बहुत डिफिकल्ट जे एडवांस। तो मैंने पूछा आपकी सिस्टर क्या कर रही है? उसने बोला जीएसआईटीएस में वो बीटेक कर रही है। तो मैंने उसको बोला बहुत थोड़ा सा हार्श वे में कि वो उसका एक्सपीरियंस, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीएसआईटीएस में पढ़ना खराब है, बहुत अच्छा कॉलेज है वो एमपी का, लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके मार्क्स इतने नहीं आए होंगे जितने तुम्हारे आए। तो कहने का मतलब है स्टे पॉजिटिव, और ऐसे लोगों से बात करें जो पॉजिटिव बात करें और आपके टारगेट को लेकर आपको मोटिवेट करें। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो है कि थोड़ा सा उत्साही रहे, मतलब अपने टारगेट को लेके लगातार एक उत्साह दिखाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप उत्साह दिखाएंगे, इंथुसियास्टिक रहेंगे, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। कई बार बोर होने लगता है ना, तो बोर होते समय अपने को फिर याद दिलाएं। मैं इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मतलब की मैं बात कर चुका हूँ किसी इंटरव्यू में पहले। तो हुआ क्या कि मैंने बताया ना, नीट का एग्जाम पहले हो गया था और एम्स का बाकी था। तो नीट में काफी मार्क्स आ रहे थे, जो कैलकुलेट कर रहा था वो उसके 700 प्लस मार्क्स आ रहे थे। तो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो सिंगल डिजिट आ जाएगी उसकी। तो उसने मुझे फोन लगाया, उसने अचानक बुलाया कि सर आप क्या हॉस्टल में है क्या? मैंने कहा मैं नीचे हूँ। उसने बोला सर आप मेरे रूम में आ जाइए। मैं उसके रूम में गया तो उसने बोला कि सर मैं बहुत लिथार्जिक हो गया हूँ, क्योंकि इतने लोग मुझे बोल रहे हैं कि अब तेरा सिंगल डिजिट आ जाएगी, तो मैं एम्स के लिए फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर इंतु खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तेरे रूम में जितनी भी डेडिकेटेड एम्स से रिलेटेड बुक्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे, उनको छोड़ के बाकी सब पैक करके फेंक, और लोगों से अभी बात करना बंद कर दो इस बारे में कि नीट में क्या हुआ। तो आपका टारगेट आपके सामने दिखाई पड़ेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी AL2 आई है नीट में और एम्स में भी 2 है। तो उसको भी मोटिवेशन या इंतु की प्रॉब्लम हो गई, उसके अंदर उत्साह कम हो गया, क्योंकि लोग इतनी बार बोल देते हैं, कई बार दोनों तरीके से उत्साह कम होता है। लोग बोल रहे यार तू तो बहुत अच्छा करेगा, भयंकर ही प्रिपरेशन चल रही है, इससे भी उत्साह कम होता है। उससे भी लगता है सब ठीक ही है, दिक्कत क्या है, तो धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। या बहुत बुरा चल रहा है तब भी लगता है यार इतना करने से नहीं हो रहा है, तो आगे क्या करें। तो अपने को उत्साही रहना है, नए नए टारगेट ढूंढने हैं,
एक अच्छा क्वेश्चन भी टारगेट हो सकता है। उत्साह बनाना है ना आपको, एक बढ़िया मजेदार फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो मजा दिला दे आपको, या मैथमेटिक्स का ऐसा बढ़िया प्रॉब्लम जो चैलेंजिंग लगे, उसको उसी से मजा आ जाएगा, इससे आपकी जो गाड़ी है वो दोबारा पटरी पे आ जाएगी। तो ये 4th पॉइंट था। सबसे लास्ट पॉइंट जो है, आपने 5 पॉइंट की बात की थी, तो लास्ट पॉइंट है कि क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत लंबी है, तो बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग मतलब ऐसा नहीं कि पूरे वीक की प्लानिंग कर ली। ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैं 3rd ईयर में था, तो मेरा एक दोस्त है, अभी मतलब आईपीएस है, तो हम दोनों ने प्लान किया कि अपन तो सिविल सर्विसेज में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि अपन ने बहुत तगड़ा शेड्यूल बना लिया कि 5 बजे उठना, और फिर योगा करना, फ्रेश होके योगा करना, और फिर पढ़ाई करना, फिर क्लासेस के लिए जाना, फिर मतलब ब्रीदिंग स्पेस था ही नहीं, बस सांस लेने की फुर्सत। तो मैं तो वैसे लेस मोटिवेटेड था उस टारगेट के लिए, मैं तो एग्जॉस्ट हो गया, वो भी एग्जॉस्ट हो गया। तो अब जब 4th ईयर कंप्लीट हुआ, उसने छोड़ दिया। 4th ईयर के बाद उसको सबसे बड़ी मिस्टेक यही लगी, उसने इतनी कंस्ट्रेंटफुल प्लानिंग कर ली थी पूरे वीक की कि उसमें मॉडिफिकेशन का टाइम ही नहीं था। मतलब आप केवल इन्वॉल्व है और उसका रिजल्ट क्या रहा आप देख ही नहीं रहे। मैं तो 1 डे प्लानिंग की बात करता हूँ कि आप जैसे आप 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो 12 बजे रात को, या 1 बजे तक पढ़ते हैं तो 1 बजे रात को आप अगले दिन की प्लानिंग कर लें कि कल क्या करना है। उसमें एक मैं लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि जैसे आपने प्लानिंग की, कल मैं एक्स चैप्टर के मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन करूंगा, तो उसके 2 क्वेश्चन करके सोइए। इसका क्या मतलब है कि आप समय से आगे चल रहे हैं। भाई प्लानिंग कल की है और आपने 2 अभी निपटा दिए, कल के लिए 18 ही बचे है ना, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि यार अपना समय पर अपना कंट्रोल है, समय को अपने पकड़ रखा है। तो प्लानिंग कल की है, आज का काम मैंने कर लिया है, 2 क्वेश्चन कल के भी निपटा दिए अपन ने। तो इस तरीके से आप एक लंबी प्लानिंग को छोटे स्पैन में ब्रेक कर सकते हैं, और उसमें अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए आप टाइम को कब्जे में कर सकते हैं। और टाइम को कब्जा करने का तरीका मैंने आपको बताया, तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट को पाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब सर काफी अच्छा आपने सब 5 पॉइंट बताया, और मन तो ऐसा हो रहा है कि सर बस आपसे चीजें पूछते जाए, पर टाइम कंस्ट्रेंट के कारण कहीं ना कहीं हमें वीडियो खत्म करना, इंटरव्यू खत्म करना पड़ेगा। तो सर लाइक थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया और बच्चों की काफी सारी हेल्प होगी इससे। और सर एक फाइनल कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे, क्योंकि अब अप्रैल मेंस भी पोस्टपोन हो गई है, तो स्टूडेंट्स के मन में एक अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई है, तो कैसे तरह मोटिवेशन बना के रखें? बस मैंने बोला ना कि डेली प्लानिंग मत सोचें, क्योंकि जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका बोर्ड एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया है। तो कई बार अपना मोमेंटम रहता है, प्लानिंग रहती है कि यार बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, उसका प्रिपरेशन करेंगे, या बोर्ड के पहले प्लानिंग रहती है। अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपको दोबारा प्रैक्टिकल्स नहीं देखे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स हो गए। कई बार क्या होता है कि जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल बीच में हर्डल की तरह आते हैं, यार प्रैक्टिकल है, 2-3 दिन उसी में इन्वॉल्व हो गए। तो अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के। तो इस ड्यूरेशन को आप नॉर्मल, जैसे आपके पास 3 महीने एडिशनल थे ना, कभी आपके पास 3 महीने एडिशनल अगर आपके पास आ जाए, तो आप जैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे आप पिछले 2 साल से या 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रिपरेशन करिए। कोई स्पेशल प्लानिंग मत करिए, ठीक है। आप डे टू डे अपने को वॉच करिए, और जब होगा तब होगा। मतलब जिन्होंने इसको डिले किया उनको भी नहीं पता है दोबारा कब एग्जीक्यूट होगा, तो उसकी तो प्लानिंग हो ही नहीं सकती। जो अनसर्टेन है वो अनसर्टेन चीजों की प्लानिंग नहीं हो सकती। तो अपन डेली शेड्यूल अपना सेट करें, और बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताया है कि थोड़ा पॉजिटिव रहें। और एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, या किसी भी वर्शिप का कोई मोड आप अडॉप्ट करते हो, आप उसको जरूर इन्वॉल्व करें अपने डेली शेड्यूल में। मतलब प्रार्थना जरूर करें, उनके लिए भी प्रार्थना करें जो तकलीफ में है, क्योंकि समय ऐसा है कि सभी लोग किसी ना किसी तरीके की तकलीफ में है, ठीक है। वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है इस इंटरव्यू का। लेकिन आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें, कि आप इस ट्रैक पर हैं कि अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आप कई सारे लोगों की लाइफ अच्छी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप अपना टारगेट बढ़ा रखें। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आईटी में पहुंच गए और एक अच्छी जॉब, आपका टारगेट इससे ही बड़ा होना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नहीं यार, अपन आईटी में जाएंगे, वहां पर एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, और अपन कुछ ऐसा करेंगे कि कई सारे लोगों की जिंदगी आप सही कर सकते। तो अगर आपका टारगेट बड़ा रहेगा तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। इनके टारगेट छोटे होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत है। आपके टारगेट बड़े रहेंगे, प्रार्थना रहेगी, तो डेफिनेटली आप सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ेंगे। एंड सार्थक, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना मेरा पैशन है, ठीक है। प्रोफेशन तो है ही, लेकिन कोई प्रोफेशन इतना लंबा नहीं चल सकता अगर पैशन ना हो।
तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सर थैंक्स अ लॉट सर, आप आए। और अगर दोस्तों, अगर आपने इस मोमेंट तक वीडियो देखा है तो जरूर से आप एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों वीडियो को, ताकि ऐसे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। और खूब पढ़ते रहो यार और मचा दो।